हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी का। अच्छा, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज है। तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे पढ़ेंगे, राइट, किस तरीके से अपनी वर्किंग नोट बनाएंगे, सॉल्यूशन का क्या प्रेजेंटेशन होगा, ये सब कुछ आप सीखेंगे। क्योंकि मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है वैसे ही मैं करूंगा, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। Chandan was the general manager of P Limited. He retired from service on 31st December 2023। अब ये ध्यान देने वाली बात हो गई। वो सर्विस से रिटायर हो गया 31 दिसंबर को, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में उसको सिर्फ और सिर्फ कितने महीने की तनख्वाह मिलेगी? 9 महीने। ये तुरंत हाईलाइटेड बात होनी चाहिए आपके लिए। यानी जब आप सैलरी कंप्यूट कर रहे हैं तो 12 महीना नहीं ले लीजिएगा। इसी फाइनेंशियल ईयर में वो दिसंबर में रिटायर हो गया है आफ्टर 30 years ऑफ सर्विस। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हिम। सैलरी 15,000 पर मंथ फ्रॉम 1/1/2023। अच्छा, बता रहे 15,000 रुपए की सैलरी ना जनवरी से ही चल रही है उसकी, फर्क नहीं पड़ता हमें, तो अप्रैल टू दिसंबर की सैलरी लेनी है विच इज 15,000 to 9। हाउस रेंट अलाउंस भी कह रहा है 5,000 रुपए महीने का, 1/1/23 से ही चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, राइट, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं होती। ₹5600 being the cost of first class rail ticket for Chandan and his family for their visit to hometown was reimbursed by the employer। अच्छा, एम्प्लॉयर ने क्या किया, चंदन और उसकी फैमिली को अपने होम टाउन जाने के लिए रिम्बर्समेंट दी 5600 रुपए की, राइट। ये क्या होता है? लीव ट्रेवल कंसेशन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घूमने जाने देता है। अब घूमने में वो गोवा चला जाए, ठीक है, चाहे अपने गांव चला जाए, राइट, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इससे फर्क नहीं पड़ता। और रेल फर्स्ट क्लास की टिकट क्या होती है? एग्जेम्प्टेड होती है। 5600 रुपए रेल फर्स्ट क्लास की टिकट थी, उतना ही रिम्बर्स भी किया है। अगर इससे कुछ ज्यादा किया होता तो वो टैक्सेबल भी हो जाता, लेकिन वो उतना ही किया है जितना एग्जेम्प्ट भी होता है। तो 5600 रुपए ये पूरा एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कार ऑफ 1.4 लीटर इंजन क्यूबिक कैपेसिटी, मतलब छोटी वाली कार इस प्रोवाइडेड, हम लोग बोलते हैं 1.6 लीटर से ऊपर होता है तो बड़ी कार बोलते हैं, नहीं तो उसके नीचे छोटी कार बोलते हैं ना। तो 1.4 लीटर इंजन क्यूबिक कैपेसिटी की कार जो है वो प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर है फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, एंड ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार एंड सैलरी ऑफ द ड्राइवर बॉर्न बाय द कंपनी। अच्छा, कंपनी ने प्रोवाइड किया है ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज के लिए, यानी पीओपीपी यूज है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, और ऑल एक्सपेंसेस रनिंग मेंटेनेंस एंड सैलरी ऑफ ड्राइवर ये सब कंपनी बियर करती है। तो कार प्लस रनिंग मेंटेनेंस का मिला के कितना होता है छोटी कार का? 1800 रुपया महीना। कार प्लस रनिंग मिला के 1800 रुपया होता है, ड्राइवर का 900 रुपया महीना और जोड़ा जाता है। तो यानी इस केस में जोड़ा जाएगा 1800 प्लस 900 रुपया महीना। कितने महीने का? 9 महीने का। 9 महीने बाद रिटायर कर गया था, भूलिएगा नहीं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 10% ऑफ हिज सैलरी टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। 12% ऑफ सैलरी तक अगर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन जाता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ये 10% का ही कंट्रीब्यूशन, इसलिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ही रिसीव 2,10,000 एज ग्रेचुटी। हिज सैलरी फॉर द प्रीसीडिंग ईयर वॉज एज अंडर। ग्रेचुटी 2,10 की रिसीव हुई है। सैलरी पिछले सालों की मतलब 2020 वाले ईयर एंडिंग की कितनी थी? 84,000। 2021 ईयर एंडिंग के कैलेंडर ईयर के हिसाब से बता रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर 20 का 84,000 था, जनवरी टू दिसंबर 21 का 90,000 था, और जनवरी टू दिसंबर 2022 का 94,000 था, ठीक है। He received 1,90,000 फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव बीइंग 12 month अनअवेल्ड लीव ऑफ चंदन। अच्छा, चंदन की बात 12 महीने की अनअवेल्ड लीव हो गई थी। सोचो जरा कितनी लीव जुटा लिया वो, 12 महीने की अनअवेल्ड लीव थी। पूरा एक साल उसके पास अनअवेल्ड लीव बचा था, 365 दिन का अनअवेल्ड लीव रखा है, ठीक है। और उसको मिलता है 1,90,000 रुपया। ही वॉज इंटाइटल्ड टू 1 month लीव फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस। हर एक साल के लिए 1 महीने की उसको लीव मिलती थी, ठीक है। तो बड़ी जुटा लिया, बहुत लीव जुटा ली, काम भी तो किया है 30 साल ना, तो जुट गया होगा 12 महीने की लीव। ही लिव्स इन हिज ओन हाउस। वो अपने ही घर में रहता है। ओ, अपने घर में रहते हो तो ये जो एचआरए है ये क्या बन जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल,
किराया अगर नहीं है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलती, क्योंकि आपको तो पता ही है यू हैव टू टेक अ हाउस ऑन रेंट इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशन ऑफ एचआरए। और अदरवाइज भी आप ऐसे समझिए, एचआरए की एग्जेम्पशन क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, उसमें पहला एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, तो वो आ जाएगा मान लीजिए 5,000 रुपया। फिर दूसरा क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड अंडा है, तो जो उसका सेकेंड क्राइटेरिया है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में, वो अंडा हो जाएगा, तो लिस्ट ऑफ द 3 भी क्या हो जाएगा, अंडा, राइट। तो he received 1,90,000 for encashment of leave being 12 month unavailable leave of Chandan. He is entitled to 1 month leave for every year of service. He lives in his own house. सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला वाला, आपको निकालना क्या है, ध्यान है ना, इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑफ चंदन, टोटल इनकम नहीं निकालनी, इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑफ चंदन। कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर हेड सैलरी, ठीक है, मिस्टर चंदन का है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी, 15,000 पर मंथ है, 9 महीने का मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आप लिखेंगे एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये फुल्ली टैक्सेबल हो गया, 5,000 इंटू 9, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है ना, वर्किंग नोट भी पैरेलली अपना तैयार करते जाना है, तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए, उसके बाद वर्किंग नोट स्टार्ट कीजिए। अब एचआरए के लिए बताइए कि क्यों आपने फुल्ली टैक्सेबल किया। एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल बिकॉज नो रेंट इज पेड, किराया दिया ही नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस 1200 पर मंथ, ठीक है। मेडिकल अलाउंस 1200 रुपया पर मंथ हो गया, ये भी फुल्ली टैक्सेबल। फिर एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन, ठीक है, ये तो एग्जेम्प्ट है आपका, ये नील हो जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद क्या है, कार, वैल्यू ऑफ कार, कार की वैल्यू कितनी बनेगी, 1800 रुपया कार और रनिंग का, 900 रुपया ड्राइवर का, इंटू 9, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जेम्प्ट, ठीक है, नील हो गया इसलिए। फिर क्या है, ग्रेच्युटी, ओके। अच्छा, अब ग्रेच्युटी के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट कितना है, तो 3 चीज़ें होती है ग्रेच्युटी में। कैसे होता है, ये कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट है कि नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट, क्वेश्चन में नहीं लिखता है। तो आप एक बात बताइए कि अगर कवर्ड या नॉट कवर्ड नहीं लिखा होगा तो आप क्या मानेंगे, अरे कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट ही होगा। अरे कौन पैसा उड़ा रहा है इस तरीके से, अरे दुनिया बहुत बुरी है, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो कवर होते ग्रेच्युटी एक्ट से देते नहीं अपने एम्प्लॉय को, राइट। तो आप ये मत कहिएगा कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट नहीं है तो भी एम्प्लॉयर पैसे बांट रहा है, लो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अरे ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर कुछ नहीं कह रहा है तो आप ये मान लो कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट ही होगा, तभी दे रहा है। तो कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट होगा तो फिर कैसे होता है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, अब ये सब देखिए रिवीजन हो रहा है आपका, 15/26 इंटू कौन सा ईयर्स ऑफ सर्विस, राउंडेड ऑफ,
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ, ठीक है। लास्ट ऑन सैलरी कितनी है? अभी 15,000 रुपये की तनख्वाह ड्रॉ कर रहा है, इंटू 15/26, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ, 30 साल दिया हुआ है वो क्वेश्चन में, तो 30 ही कर दो। बी क्या है? मैक्सिमम सीलिंग विच इज हाउ मच? 20 लाख। और तीसरा अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना है? 2,10,000 रुपये, ठीक है, यही है ना, 2,10,000 रुपये ग्रेचुइटी का। 2,10,000 रुपये क्वेश्चन में कह रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2,59,615, दोनों में से, तीनों में से लोएस्ट क्या है? ग्रेचुइटी एग्जाम्प्ट हो जाएगा 2,10,000। तो जितना मिला था उतना ही एग्जाम्प्ट हो गया, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ग्रेचुइटी 2,10,000, इसमें से लेस करेंगे एग्जाम्प्ट 2,10,000, यहाँ आ जाएगा ये भी नील। अच्छा, नेक्स्ट अब बताइए, ग्रेचुइटी के बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ग्रेचुइटी के बाद दिया हुआ है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट, अब इसका निकालिए, लीव इनकैशमेंट का, वर्किंग नोट 3। लीव इनकैशमेंट एग्जेम्पशन, लीव इनकैशमेंट की एग्जेम्पशन करते हैं। ए, अनअवेल्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। और एवरेज कैसे होता है? पिछले 10 महीने का एवरेज करना है, ठीक है। और पिछले 10 महीने का जब हम एवरेज करेंगे तो क्या आएगा लीविंग कैश में? बेसिक होता है, डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, और कमीशन इफ इट इज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। हमारे क्वेश्चन में बेसिक के अलावा डीए और ये सब है ही नहीं है, तो वही डीए बेसिक जो है वही हम 10 महीने का एवरेज लेंगे। और पिछले 12 महीने की तनख्वाह सेम ही चल रही है, ठीक है। आपको तो पता ही है 1 जनवरी से लेके तनख्वाह 31 दिसंबर 2023 तक 15,000 थी, तो पूरे 12 महीने में तनख्वाह वही है, यानी पिछले 10 महीने की हर महीने तनख्वाह 15,000 थी, तो एवरेज सैलरी भी कितनी हुई? 15,000। अनअवेल लीव कितनी है इसकी? 12, तो 12 इंटू 15,000 हो जाएगा, ठीक है। बी, अनअवेल लीव इंटू एवरेज मंथली सैलरी। फिर दूसरा है 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, मंथली सैलरी, तो इसको कर दीजिए 10 इंटू 15,000। फिर क्या है उसके बाद? तीसरा अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, और एक होता है मैक्सिमम सीलिंग। मैक्सिमम सीलिंग तो हो गया 25 लाख रुपए तुम्हारा। पैसा मिला कितना है बताओ भाई? पैसा मिला तुमको 1,90,000 रुपया, ये हो गया 1,50,000 रुपया, ठीक है, और ये हो गया 1,80,000 रुपया। लोवेस्ट कितना है? 1,50,000 एग्जाम्प्ट हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया 1,50,000। तो आइए यहाँ पे 1,90,000, इसमें से आप दिखाएंगे एग्जेम्प्ट 1,50,000, 40,000 आउट में बाहर गया, ठीक है। अब ज़रा ये सब कैलकुलेशन भी कर लो। 15,000 इंटू 9 1,35,000, 5,000 इंटू 9 45,000, 1,200 इंटू 9 10,800। बस, और भी कुछ है? हाँ, वैल्यू ऑफ कार 1,800 प्लस 900 कितना हुआ? 1,800 900 2,700 इंटू 9 24,300,
ठीक है, चलिए जोड़ लगा दीजिए। 1,35,045, 2,55,100 ग्रॉस सैलरी। अंडर सेक्शन 16(1)A मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद होते जाए। ठीक है, 2,05,100 ये हो गया इनकम अंडर हेड सैलरी। इसी को नेट सैलरी कहते हैं या फिर कह लीजिए इनकम अंडर हेड सैलरी। अब इसी में बाकी हेड की इनकम हम जोड़ेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। राइट, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Mr. T2 Singh is employed with a transport firm. He is a member of an unrecognized provident fund. अच्छा, ट्रांसपोर्ट फर्म में काम करता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मेंबर है। ही हैज़ बीन ड्रॉइंग सैलरी एट द रेट ऑफ 8,000 पर मंथ, 8,000 रुपया महीना तनख्वाह है 1/1/23 से। अच्छा, ये फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हुआ है हमारा 1 अप्रैल 23 से, उसके पहले से ही 8,000 है। डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पे फॉर सुपर एनुएशन बेनिफिट। सुपर एनुएशन बेनिफिट भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो अगर हम ऐसे कहेंगे ना फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट या सुपर एनुएशन बेनिफिट एक ही बात हो गई। इज पेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। जो डीए है वो 10% ऑफ द सैलरी यानी 800 रुपया महीना है, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पे फॉर सुपर एनुएशन बेनिफिट है यानी पूरा पूरा डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ही है, यानी 800 रुपया महीना डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट भी है और 800 रुपया महीना करेंट डीए भी है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर ही गेट्स हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ₹1200 पर मंथ, उसको 1200 रुपया महीने की एचआरए मिलती है, तो एग्जेम्पशन इसकी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ही पेज रेंट एट 2000 पर मंथ। ही कंट्रीब्यूट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ हिज सैलरी टू द फंड एंड द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 20%। अच्छा, वो अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करता है टू द फंड, और एम्प्लॉयर तो खुद जो कंट्रीब्यूट करता है इससे कोई मतलब ही नहीं है, एटीसी वगैरह भी नहीं मिलता, और अगर मिलता भी होता तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम एटीसी तक पहुंचेंगे कहाँ, वो तो जेटीआई के बाद होता है, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद। हमको तो बस इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालना है। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 20%। आपको पता है कि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। यहाँ क्यों एग्जेम्प्ट हो जाता है? क्योंकि जब पैसा इकट्ठा निकलेगा ना तब ये सब टैक्सेबल बनाते हैं यूआरपीएफ में, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। द एम्प्लॉयर ऑल्सो रिम्बर्सेस पर्सनल क्लब बिल ऑफ 19,000, तो ये तो परक्यूजिट है भाई, 19,000 रुपया क्लब बिल रिम्बर्स हो रही है इसकी, वो भी पर्सनल। ही इज पेड 400 पर मंथ एज रनिंग अलाउंस। रनिंग अलाउंस में क्या होता है 70% या फिर 10,000 रुपया महीना, विच एवर इज लेस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 10,000 रुपया तो नहीं, 400 का 70% आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऑन 1/1/24 आफ्टर 28 ईयर्स एंड 9 मंथ। अच्छा, 1/1/24 को वो रिटायर हो रहा है, यानी 9 ही महीने की तनख्वाह इस केस में भी मिलेगी। 1/1/24 को रिटायर हो रहा है जनवरी 1 को, यानी दिसंबर तक काम किया है, 9 महीने की तनख्वाह मिलेगी। 28 साल 9 महीने काम किया है ये। ही गेट्स 80,000 एज एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। पीएफ से 80,000 रुपया निकला, यूआरपीएफ से 80,000 रुपया निकला ना, तो 4 ठो ब्रेकअप बनाओ इसका, एम्प्लॉयर का हिस्सा कितना, एम्प्लॉय का हिस्सा कितना, और इन दोनों का ब्याज कितना। अब टैक्सेशन बनेगा फिर। इट कंसिस्ट ऑफ 15,000 एज हिज कंट्रीब्यूशन। 15,000 रुपये तो इसकी कंट्रीब्यूशन है। दुनिया जहान की कोई ताकत इसके अपने पैसे पे दोबारा टैक्स नहीं लगा सकती। जब हमें तनख्वाह मिली तो हमने टैक्स पे कर दिया, अब हम उसको गुल्लक में डाल दिए और गुल्लक फोड़ के एक दिन पैसा निकाल दिए तो फिर टैक्स थोड़ी ना देंगे। यही तो हुआ, उसको तनख्वाह मिली, उसने यूआरपीएफ में डाला और एक दिन यूआरपीएफ से निकाल लिया, अपना पैसा निकाल लेगा थोड़ी ना टैक्स लगेगा। फिर 11,000 उस पर ब्याज आ गया, ये आईयूएस की इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और अगर इस क्वेश्चन में हमें सैलरी की इनकम निकालने को कहा, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज इनकम अंडर दैट सैलरी, तो सिंस ये आईयूएस है इसलिए हम इग्नोर कर देंगे, हमको इससे मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है ना। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन और उसका ब्याज, सैलरी की इनकम होती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 30,000 और ये 24,000, ये सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रेच्युटी उसको 1,60,000 की मिली है, बड़ी सुंदर बात है। ठीक है,
आफ्टर रिटायरमेंट उसको पेंशन भी मिल रही है 3,000 रुपये महीने के हिसाब से, यानी 3 महीने का 3,000 रुपये मिला होगा। लेकिन अब आगे सुनो, 1 मार्च को उसने सरेंडर कर दिया हाफ पेंशन फॉर कंसोलिडेटेड अमाउंट, यानी जनवरी और फरवरी में 3,000 का पेंशन मिला होगा, अब मार्च में 1,500 का पेंशन मिला होगा, क्योंकि आधा पेंशन वो कम्यूट करा के 1,20,000 ले लिया। अब इस 1,20,000 में से कुछ एग्जेम्पशन भी मिल जाएगी हालांकि उसको, ठीक है। सिंस इसको ग्रेच्युटी मिल रही है तो उसको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, 1/3 ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। और अगर ये ग्रेच्युटी ना मिली होती तो इसको हाफ ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इसको एग्जेम्पशन मिल जाती। मजा आया आपको सुन के? तो आइए चलिए शुरू करते हैं आंसर इसका। सॉल्यूशन 2, मिस्टर टीटू सिंह, इनकम अंडरहेड सैलरी, ठीक है। अब बताते जाइए इसमें। बेसिक सैलरी 8,000 रुपये महीना है, तो 8,000 इंटू 9, 72,000, ठीक है। डीए कितना बता रहा है क्वेश्चन? डीए कितना है? 10%, 10% मतलब 800 रुपया, 7,200, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये नेक्स्ट क्या बोल रहा था? उसके बाद डीए के बाद एचआरए है, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला है उसको? 1,200 रुपया महीना, 1,200 इंटू 9 कितना होता है? 12,9 108, 10,800, हाँ 10,800। अब हम ये पन्ना छोड़ देते हैं, इसमें कैलकुलेशन करेंगे पूरी, वर्किंग नोट बनाते हैं अगले पन्ने पे। पहला एचआरए एग्जम्पशन, एचआरए एग्जम्पशन में क्या क्या आएगा? पहला पॉइंट होता है एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है। दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और कौन से शहर में है भाई? 20%, 30% किसके, अरे 40%, 50% क्या होगा? किस शहर में है ये? शहर दिया हुआ है इसका? नहीं, शहर नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या मानेंगे? मेट्रो मानेंगे, नॉन मेट्रो? अरे नॉन मेट्रो मानो, पूरे देश में इतने सारे शहर जिसमें से 4 मेट्रो, प्रोबेबिलिटी कितनी कम है मेट्रो होने की, ठीक है। तो जनरली जिस चीज़ के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, हमेशा एजम्पशन वही करनी चाहिए, राइट। सी 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। अब सैलरी कितनी ली जाएगी? सैलरी कितनी ली जाएगी? सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए होती है बेसिक, डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो बेसिक कितनी है? बेसिक थी हमारी, अभी हमने निकाला था ना, अरे अभी बेसिक इधर निकाले, 72,000, 72,000। और डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है? पूरा का पूरा अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट भी है डीए, मालूम है? क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि डीए पूरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ही है ये। तो 7,200 रुपये ये उसी का हिस्सा है, तो ये कितना हो गया? 79,200, ये हो गया फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। तो एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड कितना लिखिए? एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड है आपका 1,200 रुपया महीना, 1,200 इंटू 9, 10,800। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड कितना है? ओके ओके ओके, रेंट पेड 2,000 रुपया है, 2,000 इंटू 9 माइनस 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा 7,920। 2,000 गुणी 9 मतलब 18,000 माइनस 7,920, 10,080 रुपया।
40% ऑफ सैलरी मतलब 40% इंटू 79,200, 31,680। HRA एग्जाम तीनों में से सबसे लोअर हो जाएगा 10,080 रुपया। ठीक है, चलिए डालिए HRA एग्जाम 10,080 रुपये इसमें से। ₹720 HRA टैक्सेबल हो गया। फिर उसके बाद क्या है, HRA के बाद हम अपना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लाइन से देखिए आगे बढ़ते जाते हैं हम। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू URPF। हम यहाँ पे लिखेंगे नील। ठीक है, फिर क्या है, क्लब बिल रिम्बर्समेंट, ये तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा भाई, परक्यूजिट पर्सनल बिल था क्लब का, एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर रहा है, 19,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रनिंग अलाउंस बोल रहा है, रनिंग अलाउंस 400 रुपया महीना, तो 400 का 9 महीने का 3,600 रुपया। ठीक है, और इसमें से एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा, 70% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 70% और 10,000 पर मंथ, तो 10,000 पर मंथ तो बहुत ज़्यादा है ना, 70% कर दो इसका, तो 3,600 का 70%, 2,520 रुपया, ये 1,080। अब क्या है आगे, क्वेश्चन पढ़िए। बेसिक हो गया, DA हो गया हमारा, क्लब बिल हमने ऐड कर लिया, HRA कर लिया, रनिंग अलाउंसेस कर लिया। अब हमारे पास ग्रेच्युटी पेंशन यही बचा हुआ है, ग्रेच्युटी और पेंशन। तो ग्रेच्युटी कितनी मिली है भाई, ग्रेच्युटी मिली है 1,60,000 रुपया, तो इसमें से कुछ एग्जेम्प्ट होगा। अभी हमको इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट कितना हुआ, ये बाहर ले जाएंगे फिर घटा के। ग्रेच्युटी के बाद पेंशन, अच्छा पेंशन भी दो तरीके का, कम्यूटेड अनकम्यूटेड इसको आ रहा है। अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन पता है कितना मिला इसको, 3,000 मिला 2 महीने, और फिर इसने आधा पैसा कम्यूट करा लिया था तो फिर 1,500 मिला, तो 6,000 7,500 रुपया हुआ। फिर उसके बाद आएगा कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन कितना पेंशन कम्यूट कराया इसने, कम्यूटेड पेंशन 1,20,000 रुपये में ना। हाउ मच वॉज द कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन कितना, क्वेश्चन रहा ये आपका 1,20,000 रुपया, कम्यूटेड पेंशन है 1,20,000 रुपया। ठीक है, तो 1,20,000 रुपये यहाँ किया। फिर अब इसमें से भी एग्जेम्पशन मिलेगी उसको, एग्जेम्पशन कैसे मिलती है, अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली होती तो आधा, नहीं तो 1/3 ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। 1,20,000 आधा है, तो डिवाइड कीजिए 50% से इसको, तो ये हो जाएगा 2,40,000, 2,40,000 का 1/3 कितना हो गया, 80,000, 80,000 रुपया हमने लेस कर दिया इसमें से, तो बचा कितना, 40,000 रुपया ये कम्यूटेड पेंशन में से आ गया। अभी बस ग्रेच्युटी वाली वर्किंग नोट अभी हमारी बाकी है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या बता रहा था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो URPF का लमसम पैसा आया था उसमें से। ठीक है, तो आप लिखेंगे लमसम फ्रॉम URPF, इसमें से दो हिस्सा है URPF में, एक तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वाला हिस्सा, ठीक है, और दूसरा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट वाला हिस्सा।
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट। बताइए भाई, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था यूआरपीएफ का? 30,000 रुपया, और उसका ब्याज था 24,000 रुपया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा? बस ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी जल्दी से निकाल देते हैं अब इसका। दूसरा वर्किंग नोट, ग्रेच्युटी एग्जेम्पशन कवर्ड बाई ये नॉट कवर्ड बाई ग्रेच्युटी एक्ट है, इज नॉट कवर्ड बाई ग्रेच्युटी एक्ट। बड़े नसीब वाले हैं इस कंपनी के एम्प्लॉय, ग्रेच्युटी एक्ट से कवर भी नहीं हो रहा था, फिर भी एम्प्लॉयर कह रहा है कि भाई नहीं, रिटायर होंगे हमारे एम्प्लॉय तो हम तो पैसा दे के रहेंगे उनको। कानून कह रहा है नहीं दो, लेकिन कह रहा है नहीं हम तो देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्रेच्युटी की एग्जेम्पशन कैलकुलेट कराते हैं इसकी। लेकिन अब सरकार यहाँ पे कहती है तुम लोग तो यार बड़े नसीब वाले लोग हो, तुमको तो मिलना भी नहीं था ग्रेच्युटी, फिर भी मिल रहा है, तो एग्जेम्पशन का करने इतनी ज़्यादा दे दे तुमको, एग्जेम्पशन थोड़ा सा कम देंगे। तो आपको याद है एग्जेम्पशन में कैसे छोटी छोटी हरकत कर रही थी सरकार? छोटी छोटी हरकत, 15/26 की जगह कह रही है 15/30 कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में 26 की जगह 30 कर देंगे तो थोड़ा सा वैल्यू क्या होगी एग्जेम्पशन की, कम हो जाएगी। दूसरा, राउंड ऑफ करने की जगह कंप्लीटेड ईयर लेंगे, तो वो जो मंथ की वजह से एक साल बढ़ जा रहा था वो कम हो जाएगा, तो एग्जेम्पशन कम हो जाएगी। करने दीजिए छोटी छोटी हरकत, हमें क्या है, हमको तो कैलकुलेशन करना है बस। ए क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। एवरेज सैलरी लेंगे, एवरेज सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी लिखते हैं, एवरेज मंथली सैलरी इंटू कितना करेंगे, इंटू 15/30 करेंगे, इंटू क्या करेंगे फिर, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फिर दूसरा था मैक्सिमम सीलिंग, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं अपने सॉल्यूशन में यहाँ, मैक्सिमम सीलिंग विच इज़ हाउ मच, 20 लाख रुपए है ग्रेच्युटी में मैक्सिमम सीलिंग। ठीक है, और तीसरा अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड इन योर क्वेश्चन, 1,60,000। एक लाख 60,000। और अच्छा, अब एवरेज मंथली सैलरी, सैलरी एवरेज कौन से महीने की करते हैं, 10 महीने की एवरेज करनी है। ठीक है, तो 10 महीने से सैलरी तो सेम ही चल रही है, 1 जनवरी से बता रहा था सेम चल रही है। सैलरी में लेते क्या क्या है, हम लेते हैं बेसिक, डीए ले लेते हैं। ठीक है, बेसिक ले लेते हैं, डीए ले लेते हैं, और कमीशन भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में बेसिक है और डीए है। ठीक है ना, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेंगे। ठीक है, तो बेसिक लेंगे, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट लेंगे, कमीशन है ही नहीं है तो पूरा ही डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट है यहाँ पे। तो 8800 रुपये आया बेसिक और डीए मिला के, इंटू 15/30, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है, 28 साल 9 महीना कह रहा था, तो इंटू 28 कर दीजिए, ये हो जाएगा 1,23,200 रुपया। तो तीनों में से लेस जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो एग्जेम्प्ट वुड बी 1,23,200। ठीक है, एक लाख 60,000 में से 1,23,200, 36,800। अब आप जोड़ दीजिए इसको, 72,000 प्लस 7200 प्लस 720 प्लस 19,000 प्लस 1,080 प्लस 36,800 प्लस 7,500 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000, तो ये कितना आ रहा है, 2,38,300 रुपया। ये हो गई ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस करेंगे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन,
सेक्शन 16(1)(a) ये हो जाएगा आपका 50,000 रुपये, लेस कर दीजिए 50,000 रुपये, 1,88,300 रुपये इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिसेस नंदा हैज़ द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। सैलरी 1,10,000 रुपया, डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी करंट डीए 12,000 रुपया है और रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए भी 12,000 रुपया है। मेडिकल अलाउंस 6,000 रुपया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 4,000 रुपया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। एजुकेशन अलाउंस 3 बच्चों का 5,200 रुपया मिल रहा है, तो 2 बच्चों का 2,400 रुपया एग्जिम्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, 2,400 एग्जिम्पशन मिल जाएगी यहाँ पे। रेंट फ्री हाउस इन दिल्ली है, फॉर विच एक्स लिमिटेड द एम्प्लॉयर पेड 5,000 पर मंथ एज रेंट। अच्छा, किराया 60,000 रुपया दे दिया। द हाउस इज इक्विप्ड विथ रेंटेड फर्नीचर, द रेंट ऑफ द फर्नीचर इज 300 पर मंथ। अच्छा, तो फर्निशिंग का तो 300 इंटू 12 3,600 रुपया ऐड हो जाएगा। फर्निशिंग का तो बिल्कुल जितना एम्प्लॉयर किराया दे रहा है उतना ऐड कर देंगे हम लोग, लेकिन अब रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू यहाँ पे कैसे होगी? एम्प्लॉयर रेंट दे रहा है तो एक सीलिंग लग जाती है 10% ऑफ द सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड विच एवर इज लोअर जो होगा वो RFA की वैल्यूएशन होगी, RFA रेंट फ्री एकोमोडेशन। द एम्प्लॉयर हैड प्रोवाइडेड हर अ डोमेस्टिक सर्वेंट, अ स्वीपर एंड अ वॉचमैन। अरे वाह, क्या नसीब है मिसेस नंदा का भाई, उनको एक डोमेस्टिक सर्वेंट मिला है, एक स्वीपर मिला है, एक वॉचमैन मिला है, और 300 पर मंथ टू ईच एम्प्लॉयर दे रहा है। मतलब 3,600 रुपये का डोमेस्टिक सर्वेंट है, 3,600 रुपये का स्वीपर है और 3,600 रुपये का वॉचमैन है साल का, ये बेनिफिट है। एम्प्लॉय ने 2,500 रुपये रिफ्रेशर कोर्स पे खर्च किया है, तो ये एग्जेम्प्ट होता है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय पे जितना खर्चा होगा वो एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉय ने टेलीफोन बिल पे किया है, टेलीफोन बिल परक्यूजिट ये एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, टेलीफोन अलाउंसेस होता है तो टैक्सेबल हो जाता है, बिल पे कर रहा है तो ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि ये परक्यूजिट है। नंदा ने प्रोफेशनल टैक्स जमा किया है, तो ये आपको मालूम है सेक्शन 16 में डिडक्शन मिल जाती है इसकी। चलिए, इजी क्वेश्चन है ये तो। सॉल्यूशन 3, मिसेस नंदा अच्छा, एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे कह रहा है टैक्सेबल इनकम आप इसकी निकाल दीजिए। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम, राइट। हालांकि मेरे पास अदर हेड की इनकम नहीं है, तो जो सैलरी की इनकम होगी वही इसकी टोटल इनकम होगी। ठीक है, वो ग्रॉस टोटल इनकम होगी, और डिडक्शन की भी कोई इन्फॉर्मेशन चैप्टर 6A का नहीं दिया है, तो वही टोटल इनकम होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बेसिक सैलरी 1,10,000, ठीक है। DA 12,000। मेडिकल अलाउंस, हमको तो छापने जैसा लग रहा है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। मेडिकल अलाउंस 6,000 रुपया। देन उसके बाद एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 5,200 रुपये में से 2,400 रुपये एग्जम्प्ट हो जाएगा, 2,800 रुपये टैक्सेबल हो गया। फिर उसके बाद रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन देख लेंगे हम लोग क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट फ्री एकोमोडेशन के बाद है डोमेस्टिक सर्वेंट, स्वीपर,
और वॉचमैन तीनों 3600। ठीक है, ये होगी ग्रॉस सैलरी। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इसमें आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16(1)(a) का, फिर प्रोफेशनल टैक्स सेक्शन 16(3) का। स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा 50,000 रुपये का, और प्रोफेशनल टैक्स कितना इसने पे किया था, 1500 रुपये का। ठीक है, अभी एक चीज़ बाकी है, रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब इसके लिए अब वर्किंग नोट करेंगे नीचे। वर्किंग नोट नहीं, थोड़ा और दे देते हैं जगह। वर्किंग नोट, रेंट फ्री एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री accommodation। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या होता है, बेसिक सैलरी फॉर RFA बेसिक होता है 1,10,000 वो लेंगे। DA होता है अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, तो ये पूरा ही रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ही है 12,000। ठीक है, फिर टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं सारे, क्या होता है, टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं सारे। टोटल टैक्सेबल अलाउंसेस वर देयर, मेडिकल अलाउंस वॉज देयर 6,000 रुपये का, एंड चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस वॉज देयर। कितने का, 2,800 रुपया। इसके अलावा भी कुछ है, आइए देखिए। नहीं भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये डोमेस्टिक सर्वेंट, स्वीपर, वॉचमैन, ये सब क्या है, ये सब परक्यूजिट है। ठीक है ना, ये सब फैसिलिटी दी गई है, दीज आर ऑल परक्यूजिट, ये परक्यूजिट है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हो गया, तो ये बन गया सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ RFA। 1,10,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 2,800, 1,30,800। 1,30,800, तो कितनी वैल्यू ली जाती है, 10% ऑफ 1,30,800 यानी कि 13,080, और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। रेंट पेड कितना है, 5,000 रुपया महीना ना, हाँ 5,000 रुपया महीना, तो 60,000 रुपया हो जाएगा। लोअर क्या है इसका, 13,080 रुपया आपका वैल्यू होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन का। ठीक है ना, 13,000 रुपया। अब ये अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन कितना आया था अभी, 13,080, 13,080 प्लस उसमें फर्निशिंग का जितना किराया दे रहा है ना वो फर्नीचर का, वो जोड़ दीजिए। 300 रुपया महीना है, तो 300 इंटू 12 3,600 रुपया, तो ये हो जाएगा 16,680 रुपया फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू। $16,680, तो यहाँ आप लिखेंगे 16,680 रुपया। अब आप लगाएंगे जोड़, 1,10,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 2,800, 16,680
3600 3600 3600 1,58,280 -50,000 -1500 ये हो गया 1,06,780। ठीक है, फिर ये हो गया इनकम अंडर हेड सैलरी, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब अदर इनकम नील, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना 1,06,780 माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कितना। अरे भाई कोई डिडक्शन फिडक्शन कुछ हमको बताया थोड़ी ना है, तो हमको कहाँ से सपना थोड़ी ना आएगा। 1,06,780 ये हो गया आपकी टोटल इनकम। देखिए इनकम अंडर द हेड सैलरी में फिर बाकी हेड की इनकम जोड़ते हैं तो आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से लेते हैं विच इज ATC टू ATU, तो हमें मिलता है माई फाइनल इनकम विच इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम तो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ऐसे अदरवाइज इनकम टैक्स की भाषा में टोटल इनकम ही बोलते हैं। तो टोटल इनकम ही यहाँ पे निकालने को कह रहा था, टैक्सेबल इनकम बोल रहा था। तो टैक्सेबल इनकम कहते हैं या टोटल इनकम इज वन एंड द सेम थिंग। तो एज्यूमिंग सी हैज नो अदर इनकम, आप उसकी टोटल इनकम निकालिए। सी हैज नो अदर इनकम, तो हमने कर दिया अदर इनकम को निल करते हुए सब निकाल दिया टोटल इनकम। राइट, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हालांकि मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म नहीं हो गए हैं, अगली क्लास में आएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बाकी हैं उसे भी कंप्लीट करेंगे आपके साथ। विल स्टॉप हियर।